जी, तो क्लास हम लोग बात कर रहे थे कि मनी सप्लाई का जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है प्राइस लेवल के साथ। और प्राइस लेवल या रेट ऑफ प्राइस लेवल या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस लेवल क्या होता है, वो इन्फ्लेशन होती है। यानी कि मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है, और प्राइस लेवल का इंक्रीज़ होना क्या होता है, इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ मनी सप्लाई इंक्रीजेज देयर वुड बी अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स और इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये एज्यूम क्या करते हैं कि जो पहला प्राइमरी कॉजल इफेक्ट है वो किसका है, वो मनी सप्लाई का है प्राइस लेवल पे, इफेक्ट ऑफ एम ऑन पी। स्क्रीन पे देखिएगा, द क्वांटिटी थ्योरी एज्यूम्स दैट द प्राइमरी कॉजल इफेक्ट इज एन इफेक्ट ऑफ एम ऑन पी, एम मीन मनी सप्लाई एंड पी मीन प्राइस लेवल। ठीक है बच्चों, सो इसको अब हम देखेंगे कि एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। सो फंक्शन के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग किस तरह लिखेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो हम लोग लिख सकते हैं प्राइस लेवल इज इक्वल टू एम, फंक्शन ऑफ एम। फंक्शन ऑफ एम मीन मनी सप्लाई का फंक्शन है, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो पी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इज इक्वल है। सो इसको दूसरे अल्फाज में अगर हमने समझना हो तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, इसका क्रक्स क्या है, इसका निचोड़ ये है कि जब भी गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छापेगी, ज़्यादा नोट छापने की वजह से क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने की वजह से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होना या मनी सप्लाई इंक्रीज़ होना एक ही बात है। जब ज़्यादा गवर्नमेंट नोट प्रिंट करेगी तो उसका क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ हो रही है या मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। तो जब ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होंगी तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, प्राइस लेवल के ऊपर, और प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। ठीक है बच्चों, सो नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन का या QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज़ QTM, सो इट मीन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में QTM जो है वो किसको कहते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस QTM को जर्नल टर्म्स में डिफाइन करना। जर्नल टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मनी जब इंक्रीज़ होगी, उसके इंक्रीज़ होने से प्राइसेस जो होंगी गुड्स और सर्विसेज की, बेसिकली वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। जर्नल टर्म्स में हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, The quantity theory of money states that there is a direct relationship between the quantity of money, ठीक है, in an economy and the level of prices of goods and services sold। जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इकोनॉमी में, उसके दरमियान में और लेवल ऑफ प्राइसेस या जो प्राइस लेवल है गुड्स और सर्विसेज का जिस पे वो बेचे जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। ठीक है, जिस पे गुड्स और सर्विसेज बिकते हैं और कितनी हमारी इकॉनमी में पैसा मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में है, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसको क्या हम लोग कहते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होने से लेवल ऑफ प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हैं। मैंने इस थ्योरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जनरल टर्म्स में भी, इसके अलावा इसका एसेंस क्या है, ये एजम्पशन इसकी क्या है, एज्यूम क्या करती है, सब कुछ। ठीक है, तो इसमें से ये बार बार आप देख रहे होंगे कि बात वही रिपीट हो रही है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्वांटिटी ऑफ मनी का और लेवल ऑफ प्राइसेस का। उसको दूसरे दूसरे जनरल टर्म्स में, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म में, एग्जम्पशन की टर्म्स में, हर टर्म में मैं इसको बारी बारी डिफाइन कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि आपको ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको मज़ीद किस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं। अब हम इसको ये देख सकते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन जो है ये एक फ्रेमवर्क है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं जो कि एग्जिस्ट करता है मनी सप्लाई के दरमियान में और प्राइसेस के दरमियान में। और ये एज्यूम क्या करती है, ये एज्यूम ये करती है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो तब क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है, एंड वाइस वर्सा। जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो डिफ्लेशन होगी, प्राइसेस कम होंगी चीज़ों की। ठीक है,
इसको हम लोग देख लेते हैं। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द प्राइस चेंजेस इन रिलेशन टू द प्राइस चेंजेस का हमने स्टडी करना होता है, समझना होता है इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल की चेंजेस को हम लोगों ने बेसिकली स्टडी करना होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के इस्तेमाल करके, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को यूज़ करते हुए। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि प्राइस में कितनी चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू और इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकॉनमी। सो इट एज्यूम्स एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई क्रिएट्स इन्फ्लेशन एंड वाइस वर्सा। सो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज्यूम ये करती है, इसकी एजम्पशन क्या है, इसकी बेसिस क्या है, ये किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करती है, वो ये है कि जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं तो इसके इंक्रीज़ करने से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन देखने में आती है। इन्फ्लेशन देखने में आती है मतलब क्या है? प्राइसेस इंक्रीज होती हैं गुड्स और सर्विसेज की। सो अब हमें क्या पता चला कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एसेंस क्या है? अगर मनी सप्लाई डबल होती है तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी डबल, ठीक है। और अगर मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होके हाफ पे आ जाती है, मतलब जहाँ पे पहले जो है वो $1 ट्रिलियन जो थे वो सर्कुलेट कर रहे थे, अब वहाँ पे जो है वो 0.5 ट्रिलियन जो है वो अगर सर्कुलेट कर रहा है या डिक्रीज़ होता है, सॉरी, जब डिक्रीज़ होगी क्वांटिटी तो उतनी ही क्वांटिटी से प्राइस लेवल भी डिक्रीज़ होगा। अगर मनी सप्लाई में जो है वो हाफ डिक्रीज़ हुआ है, 0.5% जो है 50% डिक्रीज़ हुआ है, मींस हाफ का मतलब 50% डिक्रीज़ होना, ठीक है। जब 50% डिक्रीज़ मनी सप्लाई में हुआ है तो अकॉर्डिंगली 50% डिक्रीज़ ही किस में होगा? प्राइस लेवल्स में। सो ये क्या है? ये एसेंस है बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन या QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमें बताती है, वो ये बताती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू QTM, इफ M और द अमाउंट ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी इन एन इकॉनमी डबल्स, P और द प्राइस लेवल विल ऑल्सो डबल कॉजिंग इन्फ्लेशन। जब डबल हो जाएगी, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, तो ये क्या करती है? कॉज इन्फ्लेशन। सो देयरफॉर कंज्यूमर पे ट्वाइस एज मच फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। फिर उनको उसी गुड और सर्विसेज, सेम गुड्स और सर्विसेज के लिए उनको डबल अमाउंट जो है, 2 गुना अमाउंट जो है, ट्वाइस मीन 2 गुना अमाउंट जो है उनको वो पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ पहले 10 रुपये की मिल रही थी, तो अब जो अगर मनी सप्लाई डबल हो गई है तो उसकी प्राइस भी डबल हो जाएगी, यानी कि अगर 10 की मिल रही थी तो अब वही चीज़ 20 की मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट इफ M इज रिड्यूस टू हाफ, P विल डिक्लाइन बाय द सेम अमाउंट। दिस इज द एसेंस ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इस थ्योरी की कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनको हम देखेंगे, वो क्या हैं? द थ्योरीज कैलकुलेशंस। अब थ्योरी कैलकुलेशन में बेसिकली ये है कि एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकल टर्म में हम किस तरह से अपनी इक्वेशन जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम लिख सकते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमें बताती है उसको किस तरह से हम एल्जेब्रिकली लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग उसको देखेंगे। तो एल्जेब्रिकली किस तरह से हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को लिख सकते हैं, हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन और द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एल्जेब्रिकली एज द क्वांटिटी इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी इक्वेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिशर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि अरविंद फिशर के हाथों इसको जो थी वो पॉपुलैरिटी मिली थी। सो इज मोस्ट सिंपली एक्सप्रेस्ड एज जो फिशर इक्वेशन है या क्वांटिटी इक्वेशन है या QTM की जो इक्वेशन है वो सिंपली किस तरह से लिखी जाती है? M इंटू V इज इक्वल टू P इंटू वाई। M का हमें पता है मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी। V अब नई एक चीज़ है, ठीक है। M का हमें पता है, V एक नई चीज़ है। V क्या होती है इसको हम देखेंगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम P के होता है, हमें पता है P प्राइस लेवल होता है, इनटू Y। अब Y क्या है और V क्या है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस इक्वेशन को। P के साथ मल्टीप्लाई बाय Y, तो Y हमारे पास क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। जब किसी चीज़ की क्वांटिटी को उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल प्राइस ऑफ दैट आउटपुट, ठीक है। सो P हमारे पास देख लेते हैं, P क्या है, Y क्या है, M और V। सबसे पहले M इज इक्वल टू मनी सप्लाई, जैसे कि हमें पता है। P इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आउटपुट, ठीक है, या प्राइस लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट मीन जो प्रोडक्शन हुई है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। Y इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। Y क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ तक हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। अब पीछे बच गया V हमारे पास, M इंटू V। अब V जी, अब पीछे हमारे पास जो है वो रह गया है V क्या है? V है वेलोसिटी ऑफ मनी या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। V का मतलब ये है कि कितनी दफ़ा पैसा जो है वो इकॉनमी में सर्कुलेट हुआ। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 5 लाख रुपया था, फॉर एग्जांपल
वारिस के पास जो है वो 5 लाख रुपया है, वारिस ने वो 5 लाख रुपया दे के गाड़ी खरीद ली, किससे? वहाज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वारिस ने गाड़ी खरीद ली वहाज से 5 लाख रुपए में, ठीक है। अब 5 लाख रुपए में वारिस ने खरीद ली गाड़ी और 5 लाख रुपया उसने पे कर दिया वहाज को। अब वहाज के पास 5 लाख रुपया आ गया। वहाज ने क्या किया कि इस 5 लाख से उसने क्या करना था, उसने कोई छोटा मोटा बिजनेस करना था, कुछ गुड्स उसने परचेज कर लिए, ठीक है। उसने गुड्स परचेज किए और वो गुड्स परचेज करके उनके ऊपर बिजनेस करना चाहता है। अब उसने किए गुड्स परचेज, गुड्स खरीद लिए और वही 5 लाख उसने गुड्स जिससे खरीदे उसको दे दिए। अब पैसा वारिस से होता हुआ वहाज के पास गया, वहाज से होता हुआ आगे थर्ड पर्सन के पास जिससे हमने गुड्स खरीदे। फॉर एग्जांपल गुड्स सेलर है हमारे पास फैज़ान, फैज़ान से गुड्स खरीदे किसने? वहाज ने। तो अब पैसा वारिस से होता हुआ वहाज के पास आया, वहाज से होता हुआ फैज़ान के पास गया। तो ये मनी क्या कर रहा है, पैसा क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है पैसा। पहले वारिस के हाथों में था, वारिस के हाथों से वहाज के हाथों में गया और वहाज के हाथों से फैज़ान के हाथों में गया। 3 लोगों के हाथों में इसने सर्कुलेट किया है, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। स्क्रीन पे देखिएगा, वेलोसिटी की डेफिनेशन आ रही है। वेलोसिटी मींस v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस इट्स हैंड्स। कितनी दफ़ा वो जो अमाउंट थी पैसे की, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफ़ा, ठीक है। अ यूनिट ऑफ मनी मींस अमाउंट ऑफ मनी चेंजेस इट्स हैंड, कितनी दफ़ा उसने हाथ बदले। पहले वारिस के हाथों में थे, फिर वहाज के हाथों में, तो फिर किसके हाथ में किया? फैज़ान के हाथों में। तो 3 टाइम्स, 3 टाइम मनी ने क्या किया? हैंड्स चेंज किए। सो ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है। फॉर एग्जांपल पेपर में आपसे पूछा जाता है, यही एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, कि वारिस के पास से गए पैसे वहाज के पास, वहाज से कुछ, वहाज ने कुछ चीज़ें खरीदी, उसने पेमेंट की फैज़ान को, तो वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू, तो आपने जल्दी से लिख देना 3, क्योंकि 3 लोगों के हाथों में पैसा गया है। अगर इसी तरह 5 लोगों के हाथों में जाता है फैज़ान, जी फैज़ान जो है वो आगे हाफिज़ जो है शिराज है उनसे कुछ परचेज़ करता है, तो उसने शिराज को वो पैसे पे कर दिए, ठीक है, और उससे वो चीज़ ले ली जो वो ख़रीदना चाह रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब मनी ने कितने हाथ चेंज किए? 4 हैंड्स, ठीक है। फैज़ान के बाद वो पैसा चला गया हाफिज़ शिराज के पास। वेलोसिटी कितनी हो गई? 4। सो क्वांटिटी इक्वेशन को हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू वाई इम्प्लाइज। ये हमने क्या बताती है? बेसिकली इसमें हमें सब, इस इक्वेशन में हमें सब चीज़ें मालूम होती हैं, वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ती है। अगर इस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, ये सारी अमाउंट्स आपको दी हो, मनी दिए हो, ठीक है, मनी सप्लाई कितनी है, ठीक है। मनी सप्लाई इस केस में वारिस वाली एग्जांपल में वहाज, फैज़ान और शिराज वाली एग्जांपल में 5 लाख है, ठीक है। मनी सप्लाई आपको बताई होगी, आपने वेलोसिटी निकालनी होगी, प्राइस आपको दी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, आउटपुट्स की, और क्वांटिटी दी होगी। तो आपने वी कैसे निकालना है? वी यहाँ पे रहेगा, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, ठीक है, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पी इंटू वाई डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी, या v इज इक्वल टू पी इंटू वाई डिवाइडेड बाई एम। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? वेलोसिटी का। किस तरह से देखिएगा स्क्रीन पे, v इज इक्वल टू पी इंटू वाई डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू, अब ये क्या बन गया हमारे पास? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ मनी। m क्या था? क्वांटिटी ऑफ मनी, और p इंटू वाई, ये नॉमिनल जीडीपी कैसे बन गया? नॉमिनल जीडीपी ऐसे ही निकालते थे ना, जो करंट प्राइसेस दी होती थी उसको आउटपुट यानी कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। जब भी पी को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट या क्वांटिटी ऑफ गुड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी बन जाता है, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, आप पी इंटू वाई डिवाइडेड बाई एम ही याद रखिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पी इंटू वाई क्या है। सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। Number of the times money circulates in the hands of people is known as velocity of circulation of money या velocity of money, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जो एक बात समझने की वो ये है, अगर हमें एक साल में या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में निकालना हो कि स्पेंडिंग क्या रही फॉर द मंथ, चलो हम एक मंथ की कंसिडर कर लेते हैं कि इस महीने में स्पेंडिंग कितनी लोगों की, तो वो हम क्या करेंगे? 5 लाख जो है, हमने ये नहीं कहना कि 5 लाख स्पेंडिंग थी वारिस की, 5 लाख थी वहाज की, या टोटल 5 लाख थी, वही बार बार सर्कुलेट हो रहा था, हमने ऐसे नहीं कहना। हमने इन सबको ऐड कर लेना है। 5 लाख वारिस के पास जो था, फिर 5 लाख वहाज वाला, और फिर 5 लाख फैज़ान वाला, तो टोटल 15 लाख हमने कहना है कि हम टोटल स्पेंडिंग हुई,
ठीक है, वहाज ने भी स्पेंड किए और फैज़ान ने भी स्पेंड किए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल स्पेंडिंग। टोटल स्पेंडिंग निकालनी हो तो वो किस तरह से निकलेगी, सबकी स्पेंडिंग जो उस मंथ में हुई उसको एड अप कर देंगे। इसको स्क्रीन पे देखिएगा, एक और एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। इफ एन इकोनॉमी हैज़ $3, एक इकोनॉमी के पास सिर्फ $3 था एंड दोज $3 वर स्पेंड 5 टाइम्स। अब ये वाला जो $3 है ये 5 दफ़ा जो है महीने में खर्च हुआ, ठीक है। अब $3 5 दफ़ा खर्च हुआ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वेलोसिटी है ना, तो क्वांटिटी ऑफ मनी किस तरह से निकलेगी, टोटल स्पेंडिंग m इंटू वी। ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी, और ये क्या है 5 टाइम्स, इतनी दफ़ा, तो m इंटू वी इज इक्वल टू टोटल स्पेंडिंग फॉर द मंथ वुड बी 15। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है बच्चों। सो जो कॉन्सेप्ट हमें लिंक प्रोवाइड करता है किसके दरमियान में, मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल, प्राइस ऑफ द आउटपुट एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, वाई के दरमियान में, एम पी के दरमियान में जो लिंक प्रोवाइड करती है चीज़, जो कॉन्सेप्ट लिंक प्रोवाइड करता है वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। सो द कॉन्सेप्ट दैट प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन एम एंड पी into y is called the velocity of the money, ठीक है। v is thus defined as the total p into y divided by amount of money, that is m। so once again देखिएगा, मैं आपको ये दोबारा बता रही हूँ, v is equal to p into y divided by m, ये velocity का फार्मूला है, v is equal to p into y divided by m। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम v की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, गौर से समझिएगा। इफ़ p इंटू वाई विच इज़ इन अ ईयर, जो कि एक साल में ₹5 लाख है, क्या, p इंटू वाई, एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ ₹1 लाख, देन v इज इक्वल टू व्हाट, v को आपने फाइंड आउट करना है और v का फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू p इंटू वाई डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ दिया क्या हुआ है, देखिएगा, p इंटू वाई जो कि 5 लाख है, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक हो गया, एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, और पैसा हमारे पास कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख हमारे पास पैसा था और 5 लाख की चीज़ें जो हैं वो जीडीपी शो हो रही है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो कैसे हुआ है इसका, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि 1 लाख कितनी दफ़ा बार बार इस्तेमाल हुआ है, तो वो 5 लाख बन गया 5 दफ़ा, ठीक है, 5 दफ़ा उसने हैंड्स चेंज किया, तो वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, देखिएगा स्क्रीन पे। इफ़ v इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1, लाइक p इंटू वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, और m हमें क्या दिया हुआ था, 1। सो हमने इस वाले फार्मूला में ये वैल्यू पुट की तो 5 डिवाइडेड बाई 1 आ गया, सो v इज इक्वल टू 5। This means that a unit of money is spent 5 times, ठीक है, 5 times unit of money, amount of money 1 lakh which was 1 lakh is used 5 times, mean 5 times changes the hands in buying goods and services in the economy। यही बात की थी हमने बच्चों कि इसका मतलब है 5 दफ़ा वेलोसिटी 5 आनी चाहिए कि 5 दफ़ा उसने क्या किया, वो सर्कुलेट किया इकोनॉमी में या चेंजेस हैंड्स, ठीक है, 5 दफ़ा वो इस्तेमाल हुआ पैसा, ठीक हो गया। अब हमने कुछ अजम्पशंस देखनी है जिसके ऊपर ये फिशर इक्वेशन या ये QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बेस करती है। सो फिशर बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। वो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली अजम्पशंस तो हमने ये की थी कि जो इफेक्ट होगा M का P के ऊपर, सप्लाई ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल, M इज इक्वल टू P, ये कब होगा, जब V और Y जो कि हमने कंसिडर किए, ये इस इक्वेशन में ये v और y जो थे, जो ये v यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, m इंटू v इज इक्वल टू p इंटू वाई। अब y भी कांस्टेंट हो और v भी कांस्टेंट हो, यानी कि इन दोनों की जो अमाउंट है वो 1 1 हो, या जो इनकी जो फिगर है वो 1 1 हो, ठीक है, इनकी वैल्यू 1 हो, v की भी और y की भी, तब m इज इक्वल टू p होगा, वरना साथ में v भी आएगा y भी आएगा, क्योंकि इक्वेशन टोटल यही है। सो हम लोग एज्यूम ये करते हैं कि m विल बी इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p व्हेन v एंड y विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उनकी वैल्यू 1 होगी। सो पहली एजम्पशन क्या है, देखिएगा स्क्रीन पे, द रिलेशनशिप बिटवीन m एंड p इज प्रोपोर्शनल ओनली व्हेन देयर आर नो चेंजेस in the value of
y, v and y. इन अदर वर्ड्स व्हेन v एंड y आर कांस्टेंट, यही बात कर रहे थे हम कि जब ये कांस्टेंट होंगी, ठीक है, या इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी. सो जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होगी तो फिर क्या है, विद v एंड y कांस्टेंट द अबव आइडेंटिटी इज मॉडिफाइड टू m इज इक्वल टू p. यही हम बात कर रहे थे कि m इज इक्वल टू p कब होगा, जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी. कौन सी दोनों चीज़ें, v और y. द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या क्वांटिटी थ्योरी एज्यूम्स दैट द प्राइमरी कॉजल इफेक्ट इज एन इफेक्ट ऑफ m. हम बात पहले कर चुके हैं कि प्राइमरी कॉजल इफेक्ट जो होता है वो m का p के ऊपर होता है, ठीक है. ये एज्यूम करती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दैट प्राइमरी कॉजल इफेक्ट इज एन इफेक्ट ऑफ m मीन्स सप्लाई ऑफ मनी ऑन प्राइस लेवल. इसको ये अजम्पशन बना के ये थ्योरी जो है ये बेस की गई है या इसको ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है. ये इसकी दो मेजर अजम्पशंस हैं. एक तो ये है कि v और y कांस्टेंट होंगे. जब v और y कांस्टेंट होंगे तो तब ये थ्योरी एज्यूम करती है कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है p के, ठीक है. अब बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मनी सप्लाई, मनी डिमांड एंड मॉनेटरी इक्विलिब्रियम. बेसिकली यहाँ पे मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की बात की जाती है. जब मनी सप्लाई और प्राइस लेवल आपस में डायरेक्टली रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं, तो उनके आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में होने की वजह से एक मॉनेटरी इक्विलिब्रियम जो है वो भी देखने में आता है, ठीक है. और मॉनेटरी इक्विलिब्रियम या सिंपल इक्विलिब्रियम हमने बात की थी कब देखने में आता है किसी मार्केट में, ठीक है, जब सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब मॉनेटरी इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहाँ पे मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे मॉनेटरी इक्विलिब्रियम. या मनी सप्लाई विल बी इक्वल टू मनी डिमांड और मनी डिमांड विल बी इक्वल टू मनी सप्लाई. दैट पॉइंट इज नोन एज मॉनेटरी इक्विलिब्रियम. अब मनी सप्लाई क्या होती है एंड मनी डिमांड क्या होती है. मनी सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ द मनी, ठीक है, विच इज अवेलेबल in an economy, and money demand is the demand of the money or how much amount of the money people are willing to carry. अब प्राइसेस स्टेबल कहाँ पे होती हैं, बेसिकली जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है वो ये कहती है कि प्राइस लेवल या वैल्यू ऑफ मनी वहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम को टच करता है जहाँ पे मनी सप्लाई और मनी डिमांड जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या प्राइस लेवल जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं. कब, जब मनी सप्लाई और मनी डिमांड जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. सो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में भी पढ़ लेते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा. द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एज्यूम्स, ये क्या एज्यूम करती है, ये इसकी थर्ड एजम्पशन है. क्या एज्यूम करती है, दैट द प्राइस और द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी. अब क्या है, प्राइस कीमतें या वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी ऑटोमेटिकली रीचेज द लेवल. प्राइस जो है, कीमत की बात कर लेते हैं, कीमत प्राइस ऑटोमेटिकली रीचेज द लेवल एट विच मनी सप्लाई इज इक्वल टू द मनी डिमांड, ठीक है. अब प्राइस के जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां पे मनी सप्लाई और मनी डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है. तो उस पॉइंट को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम. आगे हम देखते हैं. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए मनी सप्लाई की हमने बात की, ये क्वांटिटी ऑफ मनी है. क्वांटिटी ऑफ मनी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है. और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को किस तरह से कंट्रोल करता है, कंट्रोल तो सेंट्रल बैंक करता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सी पॉलिसी है जिसको यूज़ करते हुए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. तो वो कौन सी पॉलिसी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी है. स्क्रीन पे देखिएगा, मनी सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, दैट इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, एंड मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शन अंडरटेकन मीन लिए जाते हैं बाय अ नेशन सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. और मनी सप्लाई क्या होती है, वो क्वांटिटी ऑफ मनी होती है जो कि कंट्रोल की जाती है सेंट्रल बैंक के थ्रू. ठीक हो गया, ये तो बात हुई मनी सप्लाई की. अब मनी डिमांड को देख लेते हैं. मनी डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट पीपल विश टू होल्ड, यही बात हमने की थी. उतनी अमाउंट ऑफ मनी जो कि पीपल विश करते हैं कि उनके पास हो, विश टू होल्ड एज करेंसी एंड
चेकेबल बैंक डिपॉजिट मीन कि वो चाहे लिक्विड करेंसी की फॉर्म में हो या चेक्स की फॉर्म में हो बैंक में डिपॉजिट के तौर पे, तो उसको हम मनी डिमांड कहेंगे जितनी लोग डिमांड कर रहे हैं। सो ये तो हो गई मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। अब हम लोग देखते हैं मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, और मॉनेटरी इक्विलिब्रियम कब देखने में आता है? लॉन्ग टर्म में। सो द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस पी एडजस्ट टू द लेवल एट विच द डिमांड फॉर द मनी या फिर मनी डिमांड इक्वल्स द मनी सप्लाई, दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। प्राइस लेवल एडजस्ट हो जाता है टू द लेवल, उस लेवल के साथ, यानी कि मॉनेटरी इक्विलिब्रियम के साथ प्राइस लेवल एडजस्ट हो जाता है। और मॉनेटरी इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, सो ये तो बात हुई मनी सप्लाई, मनी डिमांड एंड मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की, जो कि किसके सीन में देखने में आता है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में, जब प्राइसेस एडजस्ट करती हैं। अब हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना है। वो क्या है? क्लासिकल डाइकोटमी एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, क्लासिकल डाइकोटमी एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। अब क्लासिकल डाइकोटमी से निकलेगा मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। सो क्लासिकल डाइकोटमी जो है वो लीड करती है मॉनेटरी न्यूट्रलिटी की तरफ। अब क्लासिकल डाइकोटमी क्या है? क्लासिकल डाइकोटमी का मतलब होता है, डाइकोटमी का मतलब है सेपरेशन बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करना। और यहाँ पे हम किन दो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे? रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल। रियल वेरिएबल्स कैसे डिफरेंट है नॉमिनल वेरिएबल से, ठीक है, कैसे सेपरेट हैं, ठीक है, उस सेपरेशन को हम लोग कहते हैं डाइकोटमी। और क्लासिकल इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अर्लियर इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने ये की थी। अर्लियर इकोनॉमिस्ट मीन पहले आने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये डाइकोटमी बनाई थी, ये सेपरेशन बना दी थी कि रियल अलग हैं, नॉमिनल वेरिएबल अलग हैं। तो देख लेते हैं कि रियल कौन से हैं और नॉमिनल कौन से हैं और किस तरह से सेपरेशन है। सबसे पहले तो ये है कि सेपरेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल इज नाउ कॉल्ड द क्लासिकल डाइकोटमी। ठीक है, जैसे हमने बात की कि क्लासिकल डाइकोटमी क्या होती है, और डाइकोटमी इज द डिवीजन इनटू टू ग्रुप। ठीक है, एंड क्लासिकल रेफर्स टू द अर्लियर इकोनॉमिक थिंकर, यही बात की हमने बच्चों। ठीक है, सो अब हमने देखना है नॉमिनल वेरिएबल्स क्या हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा था कि नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये चीज़ें क्या होती हैं जो कि करंट प्राइसेस पे बेस कर रही होती हैं, ऐसी बात की थी हमने। सो हम लोग इसमें किसको देख रहे होते हैं? प्राइस पे हमारा इन्हिसार होता है। अगर करंट प्राइसेस हैं तो वो नॉमिनल वेरिएबल होगा, ठीक है, और अगर बेस ईयर की प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइस, हम कोई बेस ईयर की ले रहे हैं, बेस ईयर की प्राइस बेसिकली कौन सी प्राइस होती है? कांस्टेंट, नॉट करंट प्राइस। करंट प्राइस होती है नॉमिनल में। ठीक है, सो बेस प्राइस होगी या कांस्टेंट प्राइस। अगर आपसे पूछी जाती है कांस्टेंट प्राइस किन वेरिएबल में यूज होती है तो वो रियल वेरिएबल्स होती हैं। अच्छा, नॉमिनल वेरिएबल की मैं बात कर रही हूँ। नॉमिनल वेरिएबल आर मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। किस तरह से? हम लोग बात कर रहे हैं कि करंट प्राइस की या प्राइस लेवल्स की जब बात होगी करंट प्राइसेस की, तो वो नॉमिनल वेरिएबल्स होंगे। सो नॉमिनल वेरिएबल में हम लोग किस चीज़ को देख रहे होते हैं? प्राइसेस को। और कौन सी प्राइसेस को? करंट को या मार्केट प्राइसेस को। तो हमारा इन्हिसार किस पे होता है? प्राइसेस पे। सो हम लोग ये वाले जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं इनको किस तरह से मेजर करते हैं? मॉनेटरी यूनिट्स में, क्योंकि हम लोग प्राइस को ले रहे होते हैं, करंट वाली अभी मौजूदा प्राइस को। और वो क्यों ले रहे होते हैं? क्या करना होता है? हमने इसको मेजर करना होता है मॉनेटरी यूनिट्स में या मॉनेटरी टर्म्स में, इसलिए हम लोग प्राइस ले रहे होते हैं, वरना हमने प्राइस क्यों लेनी है? हाँ, और रियल वेरिएबल्स में हम लोग प्राइस नहीं लेते, कांस्टेंट प्राइस ले लेते हैं बेस ईयर की पुरानी। क्यों? क्योंकि हमारा इन्हिसार वहाँ पे क्वांटिटी पे होता है। हम लोग क्वांटिटी देख रहे होते हैं कि किस चीज़ की उस साल की निस्बत, पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई। पहले जहाँ पे 10 यूनिट एक चीज़ के प्रोड्यूस हो रहे थे, तो इस साल कितने यूनिट बने हैं। पहले हमारे पिछले साल 100 मोबाइल प्रोड्यूस हो रहे थे, आईफोन हमारे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, और अब कितने इस साल प्रोड्यूस हुए हैं, ये हमने देखना हो तो हम लोग रियल वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमने ये देखना हो कि पिछले साल आईफोन की प्राइस कितनी थी और इस साल कितनी है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, कितनी प्राइस बढ़ी है, तो हम लोग नॉमिनल वेरिएबल्स को लेंगे। नॉमिनल वेरिएबल में वेरिएबल मेजर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। और रियल वेरिएबल्स में क्या होते हैं? रियल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट्स मीन क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर है नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं और रियल वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे ये समझिएगा नॉमिनल वेरिएबल डिफरेंट है, रियल वेरिएबल डिफरेंट हैं, तो इसी तरह से जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो भी डिफरेंटली इफेक्ट करती हैं नॉमिनल वेरिएबल्स को और रियल वेरिएबल्स को। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो नॉमिनल वेरिएबल जो हैं वो हिट होंगे,
वो इन्फ्लुएंस हो गए प्राइस के बढ़ने से। लेकिन प्राइस बढ़े कम हो जो मर्जी हो, रियल वेरिएबल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रियल वेरिएबल बेस कर रहे होते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे, बेस ईयर की प्राइसेस पे। ठीक हो गया। सो बात हमने क्या की कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डाइकॉटमी, ये जो हमारी सेपरेशन है नॉमिनल वेरिएबल की रियल वेरिएबल की, ये क्या कहती है कि डिफरेंट फोर्सेस इन्फ्लुएंस रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स डिफरेंटली। ठीक है, अब फोर्सेस कौन सी हैं, वो मार्केट फोर्सेस की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो बात हुई क्लासिकल डाइकॉटमी की। अब हमने बात करनी है मॉनेटरी न्यूट्रलिटी की। मॉनेटरी न्यूट्रलिटी क्या होती है? जैसे कि अभी तक हमने एक्सप्लेन किया कि रियल वेरिएबल्स जो हैं वो प्राइस लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होते। ठीक है, इसी तरह से डेविड ह्यूम एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, कब से कब तक ये अवेलेबल थे। ठीक है, इन्होंने भी क्या कहा इन इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग भी, और काफ़ी सारे और जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी क्या कहा कि रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द मनी। जैसे कि अभी हमने बात की चेंजेस इन द मनी सप्लाई के चेंज करने से ये कोई भी चेंज नहीं होते, इन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। किनके ऊपर? रियल वेरिएबल्स की बात हो रही है। इसका क्या मतलब है, चेंजेस जब होंगी मनी सप्लाई में, क्योंकि मनी सप्लाई चेंज होने से प्राइस लेवल चेंज होता है, तो प्राइस लेवल के चेंज होने से हमने बात की थी रियल वेरिएबल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो बेस कर रहे होते हैं बेस ईयर की प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे, जो पुरानी प्राइसेस हैं जो कि चेंज नहीं हो रही। ठीक है, और अब फिर प्राइसेस चेंज किस में आ रही है? नॉमिनल वेरिएबल में। मनी सप्लाई के चेंज होने से जिस पे इफेक्ट आएगा वो कौन से वेरिएबल्स हैं? नॉमिनल वेरिएबल्स। चेंजेस इन द मनी सप्लाई इफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल्स बट नॉट रियल वेरिएबल्स। ये वाला जो फीचर है, ये वाली जो खसूसियत है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में जो जिसको एक्सप्लेन किया गया था, इसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। ठीक है, दिस फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। अभी हमने यही बात की। ठीक है, द इररेलेवेंस ऑफ मॉनेटरी चेंजेस फॉर द रियल वेरिएबल इज कॉल्ड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। जो इररेलेवेंस है मॉनेटरी चेंजेस की, जो प्राइस चेंज नहीं होती, ठीक है, मनी सप्लाई के चेंज होने से रियल वेरिएबल जो चेंज नहीं होते, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मॉनेटरी न्यूट्रलिटी है। मीन मनी सप्लाई का इफेक्ट जो रियल वेरिएबल्स पे नहीं होता, चेंजेस इन द मनी सप्लाई डज नॉट इफेक्ट द रियल वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द मनी सप्लाई। जब रियल वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे, इफेक्टेड नहीं होंगे मनी सप्लाई में चेंज होने की वजह से, तो तब क्या कहलाया जाएगा? इस फिनोमेने को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, इन्फ्लेशन टैक्स। इसमें ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट टू मच नोट्स क्यों प्रिंट करती है? जब गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन से या टैक्स इतना ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, जब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा नहीं लगा सकती, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आता है। टैक्स रेवेन्यू, पैसा, इनकम कम होती है। तो जब गवर्नमेंट के पास इनकम कम होती है तो वो क्या करती है? वो ज़्यादा नोट छाप लेती है। ठीक है, और हमने बात की कि नोट ज़्यादा छापने से, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स से या प्रिंटिंग ऑफ मनी से हमारे पास क्या होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो गई। तो जब इन्फ्लेशन होती है और नोट गवर्नमेंट ने ज़्यादा छापे होते हैं, नोट सर्कुलेशन में ज़्यादा आ रहे होते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाती है? इन्फ्लेशन। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टैक्स लगा देती है उसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहली क्या बात है कि वाई डू गवर्नमेंट प्रिंट सो मच मनी? क्यों करती है प्रिंट? हमने बात की कि जब टू पे फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हेन टैक्सेशन इज नॉट एन ऑप्शन। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हों और उनके पास टैक्स रेवेन्यू की हमने बात की थी, टैक्स इनकम या टैक्स रेवेन्यू कम हो, तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ज़्यादा नोट छाप लें। और दूसरे अल्फाज में गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने का ऑप्शन नहीं होता, मतलब वो इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, तब वो क्या कर देती है? नोट ज़्यादा छापती है। ठीक है, तो नोट ज़्यादा छापने से व्हेन द गवर्नमेंट रेजेज रेवेन्यू बाय प्रिंटिंग मनी, प्रिंट मनी करने की वजह से जब वो रेवेन्यू अपना इंक्रीज करती है, रेवेन्यू मीन इनकम इंक्रीज करती है, तो इट इज सेट टू इम्पोज एन इन्फ्लेशन टैक्स। तो तब गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लेशन टैक्स लगा देती है। और इन्फ्लेशन टैक्स क्या है बच्चों? ये भी एक टाइप का टैक्स है जो कि सब पे लगता है जिनके पास पैसा होगा। जाहिर है गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा छापा, नोट प्रिंट किए, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया, तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो उनके ऊपर इन्फ्लेशन टैक्स लगेगा। एन इन्फ्लेशन टैक्स इज लाइक अ टैक्स ऑन एवरीवन हु होल्ड्स मनी। और इन्फ्लेशन कैसे कम होगी, कब कम होगी? जब प्रिंटिंग ऑफ नोट्स जो है उसको कट डाउन कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में आ चुकी होती है।
So, an inflation ends when the government institutes in budgetary reforms such as cuts in government spending, या तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर ले, तो उससे क्या होगा, दैट एंड्स द नीड टू प्रिंट मनी, खर्चा कम हो जाएगा तो हमारी ज़रूरत जो है गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी कि वो पैसा ज़्यादा जो है वो प्रिंट करें, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी एंड हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी ख़त्म होगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, QTM और क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ इन्फ्लेशन।